व्यूअर्स, आप सबको मेरा नमस्कार और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। सबसे पहले तो आपने हरियाणा में लठ गाड़ दिया, महाराष्ट्र में भगवा लहरा दिया। ये जो विराट विजय शुरू हुई है हरियाणा से, जब 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, तो कहा गया कि बीजेपी का सूर्य अस्त हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे, मैं गारंटी देता हूं कि अब की बार पहले हरियाणा हराएंगे, फिर महाराष्ट्र हराएंगे, फिर गुजरात हराएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 3 महीने के अंदर कि स्टोरी टर्न हुई है? देखिए, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं आपको धन्यवाद देते हुए। जी, प्रचंड विजय का यह अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के साथ प्रारंभ हुआ था। लोकसभा के चुनाव के समय में जब कुछ थोड़ी सी देर के लिए बादल सूरज को ढक गया था या ढकने की कोशिश कर रहा था, शायद उस समय ऐसे लोग जिनको रात्रि का अंधकार पसंद है, उनको शायद कहीं खुशी या मतिभ्रम हो रहा था। लेकिन अंधेरा छटा और कमल फिर से खिल पड़ा है। और जब से कमल खिला है, तब से वो कई लोग जो है अभी तक वापस अपने होश संभालने के लायक नहीं बचे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है या फिर जैसा राहुल जी कह रहे हैं, आपके बीजेपी के बहुत प्रिय संजय राउत कह रहे हैं, ईवीएम की जीत हो गई है? ये ईवीएम ने कुछ खेल कर दिया, नहीं तो कांग्रेस तो बस जीतने ही वाली थी। देखिए, मुझे लगता है कि हर हार के बाद में ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ना, क्योंकि जनता को और मतदाता को तो आप दोष दे नहीं सकते। और जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, ईवीएम मशीन तो अपना जवाब नहीं दे सकेगी, लेकिन उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करना ये अब नया नहीं रहा है। और पहले ही चुनाव से पहले ही अपने रैलीज को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने और सभी अन्य नेताओं ने इस बात को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जिस दिन परिणाम आएगा उसके दूसरे दिन ईवीएम बदनाम होने वाली है, और वही हुआ। और हास्यास्पद तो यह है जी कि जब एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े हुए मोर्चे को विजय प्राप्त हुई है और दूसरे राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में महायुति की सरकार बनी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब हम एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम ने जो है ईवीएम में छेड़छाड़ हुई और दूसरी तरफ नहीं हुई। कैसे नहीं, नया नैरेटिव बना दिया है। अब एक नया नैरेटिव है जो लुटियंस दिल्ली में भी चल रहा है और साउथ बॉम्बे में भी चल रहा है, और विपक्षी खेमा इस नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ चढ़ के बता रहा है। वो कह रहा है कि एक राज्य जीतते हैं, दूसरा जितवा देते हैं। हरियाणा जीते, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र ये खुद जीत गए और हमको झारखंड जितवा दिया। अब ये नया नैरेटिव तैयार हुआ है, इसका जवाब क्या है? मुझे लगता है कि 75 साल के वयस्क लोकतंत्र में, जी, एक ऐसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसे देश में जो लोकतंत्र की जननी है, एक ऐसा देश जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाखों बलिदानों के बाद में स्वीकार किया, प्राप्त किया है, जी, उन बलिदानों के ऊपर और उस वयस्क होते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसके लोकतांत्रिक देश होने के नाते पूरे विश्व भर में जिसके प्रति अगाध श्रद्धा है, इस तरह की अपनी हार की खिसियाट को व्यवस्था पर डाल करके वो देश को बदनाम करने और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने वाले लोग कभी देश के हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको लगता है जो एक संशय है ईवीएम को लेकर, उस पे, क्योंकि अब तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की बात कर रही है, कह रही है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, वैसे ही अब मतपेटी का दौर वापस लेके आना चाहते हैं, बैलेट को वापस लेके आना चाहते हैं। उसके लिए राहुल गांधी मैदान में निकलेंगे तो मजबूरन सरकार को झुकना पड़ेगा और यह कराना पड़ेगा। देखिए, देश किसी भी ऐसा विषय जिस पर भारत गर्व कर सके और हम भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। जी, कोविड का टीका बनाने से लेकर के हमारी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक सटीक जवाब आतंकवाद के विरुद्ध देश की सेनाओं ने और देश की सरकार ने पूरे विश्व भर के लोगों को दिया था कि भारत और भारत के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि
चाहे वो देश की धरती से हो रही है या दुनिया की किसी और धरती से, भारत अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। उससे लेकर के जितने भी ऐसे विषय पिछले वर्षों में हुए नई संसद बनने तक, हर उस विषय पर इस तरह की टिप्पणियां करके, संदेह पैदा करके भारत के लोगों को गर्व करने वाले उस विषय से दूर करना और पूरी दुनिया के मन में भारत के प्रति एक संदेह उत्पन्न करने का षड्यंत्र जी कुछ लोगों ने हमेशा के लिए अंगीकार कर लिया है। भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व भर में है, दुनिया के बड़े तकनीकी के क्षेत्र के पुरोधा जिसकी चर्चा करते हैं, एलन मस्क जैसे लोग जिसकी बात करते हैं कि अमेरिका में वोट गिने जा रहे हैं और भारत में कुछ घंटों में इतने अरब वोट गिनकर, करोड़ वोट गिन करके, 80 करोड़ वोट गिन करके फैसला हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रति इस तरह के संदेह उत्पन्न करना, यह मुझे लगता है कि उस षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन झारखंड के अंदर जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, बहुत लंबे अरसे बाद विपक्ष की सरकार रिपीट हुई, क्या उसका बड़ा कारण लगता है? पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि इतना ज्यादा घुसपैठिए कर दिया था कि नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ गया उसका। देखिए, निश्चित रूप से हर जीत और हर हार दोनों की समीक्षा करने का विधान भारतीय जनता पार्टी में है, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। केवल राज्य के दृष्टिकोण से नहीं, हर विधानसभा के दृष्टिकोण से एक गहन चर्चा मंथन हो कि क्यों या करके यहां इतनी अनुकूलताओं के होते हुए भी इस तरह के परिणाम आए। पर आपको लगता है झारखंड में हिंदू मुसलमान जो हुआ चुनाव, उसका नुकसान हो गया, घुसपैठिया वर्सेस? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कि इसके बारे में मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि जिन लोगों के पास में जिम्मेदारी है वो इस पर विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि बहुत सारी ऐसी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अपने अस्तित्व के प्रति संकट ऐसा महसूस करती थी, उन लोगों का एकत्रीकरण हुआ है। ऐसा मैं आप लोगों की मीडिया की बातचीत और रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको लगता है डेमोग्राफी में जो बदलाव आया वो भी एक बड़ा कारण रहा ट्राइबल एरिया में? लेकिन निश्चित रूप से रहा है। कुछ विधानसभाओं को लेकर के अगर आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में जिस तरह का सिग्निफिकेंट चेंज इन डेमोग्राफी हुआ है, जी वो निश्चित ही उसने कहीं ना कहीं एडवर्सली भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को इंपैक्ट किया है। और मैं ये मानता हूं कि अभी पूरी चिंतन विचार सब कुछ होने के बाद में जनता का फैसला है। देश जो है, प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको शिरोधार्य करते हुए आने वाले समय में हम किस तरह से बेहतर वहां कर सकें, प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम किस तरह से छत्तीसगढ़ को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के साथ में जोड़े रखते हुए झारखंड को भी उसके साथ में जोड़े रखते हुए काम करें, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करें। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू धर्म गुरुओं को वहां पर अरेस्ट किया गया है, बतौर केंद्रीय मंत्री आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि भारत सरकार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसका असर कुछ बांग्लादेश पे नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व भारत की सेना के शौर्य और साहस के कारण से हुआ है, तो क्यों हो रहा है ये? और एक ऐसा देश जो गति के साथ में प्रगति कर रहा था विश्व के पटल पे, वो एकाएक इस तरह के परिस्थितियों के साथ में जकड़ा गया और उनके कारण से वहां के हिंदू समाज पर, वहां की माइनॉरिटी पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे हुए सभी लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास में इस तरह की इस विषय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गहन दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखें। भारत सरकार ने यथोचित व्यवस्था के तहत अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन यह तय है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो मैंने लोकसभा में एक सांसद के नाते बोलते हुए पहले भी कहा था कि भारत के मूल के धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो जो है बौद्ध है, चाहे वो सिख है, यदि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर उसका उत्पीड़न वहां हो रहा है जी, तो भारत की भूमि उसकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैंने लोकसभा में 2015 में जब पीआईओ ओसीआई का बिल डिस्कस हो रहा था तब कहा था। और मुझे क्योंकि बहुत लंबे समय तक पाक विस्थापित हिंदुओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है,
जोधपुर में। मैं उनका दर्द जानता हूं, जोधपुर में, राजस्थान में मैंने उनका दर्द देखा है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां वो रहते हैं वहां संरक्षण मिले, लेकिन यदि इस तरह की पीड़ा को भोग करके वो भारत में आते हैं, वैध तरीके से भारत में आते हैं, तो हमें बाहें प्रसार करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा अगला प्रश्न है, आपने मिनॉरिटीज की बात करी जो बांग्लादेश में है, लेकिन जो हिंदुस्तान में मिनॉरिटी है या फिर कहें तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुस्लिम, उसको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, असउद्दीन ओवैसी ने बोला है कि मोदी जी आप क्या कराना चाहते हैं, हर दरगाह हर मस्जिद का सर्वे करवाना चाहते हैं, जो संभल में हो रहा है, जो अजमेर शरीफ में हो रहा है, कैसे लेते हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो पीआईएल दायर की गई, क्या वो सरकार ने की? नहीं। मैं तो आपको एक दायित्व देना चाहता हूं जी, पत्रकार के नाते, और आपके जो है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को दायित्व देना चाहता हूं। खोज करके देखिए इनके पीछे कौन लोग खड़े। जो लोग इस तरह के पीआईएल दायर कर रहे हैं, उनके पीछे किस मानसिकता के कौन लोग खड़े होकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है गहन। लेकिन आपको लगता है ये गलत है, ये जो जिस तरह की ये पीआईएल दाखिल हो रही है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो विषय न्यायालय में पेंडिंग है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो अनुचित है। न्यायालय ने उसको जो है विचार करने के बाद में एक बार अगर एडमिट किया है, तो न्यायालय को उस पर निर्णय करने दीजिए। लेकिन इतना अवश्य है कि इस तरह के विषयों को उठा करके हम भारत में जो भारत की शांति व्यवस्था को हिलाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, उसके पीछे के मानसिकता को, सब आप ही के लोग हैं, ये उसके पीछे की मानसिकता को निश्चित रूप से खोजने, जांचने, परखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप थोड़ा खोज करके कोशिश करके निकालिए कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप संस्कृति मंत्रालय आप चलाते हैं, और अजमेर दरगाह को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जो विषय न्यायालय में लंबित है, उस पर टिप्पणी मुझे एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना जी। वक्फ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जेपीसी की समय सीमा बढ़ाई गई है, असउद्दीन ओवैसी कहते हैं वक्फ भी हमसे ले लेंगे, हमारी दरगाह मस्जिद भी ले लेंगे, तो हम जाएंगे कहां पर? देखिए, वक्फ के नाम पर जिस तरह के खेल किए गए, जी, वक्फ के नाम पर, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से बंदरबांट की गई है, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को, जिसके बहुत सारे लोगों को जिस तरह से पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट जी सिटिंग इन द चेयर, जिस तरह से लोगों को के साथ में अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। जिस पर पुनर्समीक्षा हो रही है, लेट द जेपीसी फाइल इट्स रिपोर्ट। एक बार जेपीसी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में संसद पर उस पर बहस होगी और निर्णय होगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी बाय इलेक्शन था इस बारी, क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, आप जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी राजनीति राजस्थान से है, बाय इलेक्शन था, बीजेपी की वहां पर एक बड़ी जीत हुई है, और कांग्रेस का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, इसके पीछे आपको कारण क्या दिखाई देता है? पॉइंट नंबर 1। और क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव था। बिल्कुल। उपचुनाव के पहले की परिस्थिति में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 4 कांग्रेस की थी और 2 स्थानीय पार्टियों की थी, एक आरएलपी और दूसरा ट्राइबल पार्टी की, भारतीय आदिवासी पार्टी की। 7 सीटों में से जो 1 सीट थी, मैंने चुनाव से पहले भी, चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक से अनेक होने वाले। प्रदेश की जनता ने पिछले 1 साल के कालखंड में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से धरातल पर हमने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। जनता को जिस तरह की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, उसका आशीर्वाद हमें मिला है कि हम 1 से 5 पर पहुंचे। बाकी बची हुई 2 विधानसभाओं में भी हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ। एक में हम थोड़े से कुछ 100 मतों के अंतर से हारे, और दूसरे में भारतीय आदिवासी कांग्रेस ने ऑफिशियली जवाब दिया ये प्रशासन की जीत है। मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम को बख्श दिया वहां पे, इसके लिए मुझे कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। जी, लेकिन एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसको थोड़ा सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके 4 महीने बाद बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो गया, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए,
वो तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लोकसभा था। के चुनाव के समय में जिस तरह से झूठ को खड़ा किया गया था, जी झूठा नैरेटिव संविधान को लेकर के बनाया गया था और कुछ और झूठे नैरेटिव जो गढ़े गए थे। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, झूठ को आप एक बार पैदा कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसे दौड़ा नहीं सकते। वो झूठ जो था वो धराशायी हो गया, और धराशायी होने का परिणाम आपको राजस्थान में भी दिख रहा है, हरियाणा में भी दिखा, मध्य प्रदेश में भी दिखा, जी, आने वाले चुनाव में आगे भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा और आने वाले चुनाव में ये भी बड़ी दिखेगा। बात आप कह रहे हैं, दिल्ली का चुनाव अभी होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करेक्शन है? वोटर्स ने जिन्होंने उस समय या तो वोट नहीं डाला या वोट नहीं डाला, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, उनको लगा कि वोट डालना चाहिए इस बारी, देखिए, मैं आपको या पूरे गलत विश्वास जगह और या फिर जिम्मेदारी के विपक्ष साथ को डाल में दिया? कह रहा और हूं। मैं पूरे जिम्मेदारी और विश्वास के साथ में आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार में दिल्ली बदहाल हुई है, और दिल्ली केजरीवाल बेहाल जी हुई की है, पार्टी कह रही है उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। जिस तरह से हंसते हंसते दिल्ली को हलाल करने की कोशिश की गई है, दिल्ली वासियों के हितों को हलाल करने की कोशिश की गई है, दिल्ली के मतदाताओं ने अब की बार यह तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली की आशीर्वाद देकर के सरकार ये बनाने बहुत वाली है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन हालांकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल उस तरह से उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं मुझे कर लगता सकता है कि अब तो उस पर अब तो वो विचार का विषय भी नहीं रहा है, एग्जिट पोल और आपके जो हैं। जी। लेकिन क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत आप राजस्थान से आते हैं, आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। ये जो राज परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं बतौर मंत्री, बतौर राजस्थान के वासी, बतौर सांसद? मुझे लगता है कि वो विवाद, यदि उस विवाद के बैकग्राउंड में देखा जाए तो वर्षों से संपत्ति का विवाद एक परिवार में चल रहा है, और वो केवल एक राजस्थान का राज परिवार नहीं, देश के सारे लगभग बहुत सारे परिवारों में इस तरह के संपत्ति के विवाद शायद होंगे, विभिन्न स्तर पर लंबित होंगे। उनके विवाद के पृष्ठभूमि में जाए बिना मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किया उसके चलते हुए कम से कम वो विवाद एक बार समाप्त हुआ है। शेष संपत्ति का विवाद है, वो न्यायालय को निर्णय करना है, वो हमारा काम नहीं है, न हमारा उससे कोई लेना देना है। लेकिन कुल मिलाकर के उदयपुर जैसे प्रदेश में, शहर में, राजस्थान जैसे प्रदेश में इस क्रिटिकल टाइम पे जब टूरिज्म के सीजन का जो है आगाज हुआ है और अगले 4 महीने राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस समय में राजस्थान के किसी भी स्थान पर इस तरह के का टर्बुलेंस नहीं हो, इस तरह की सिचुएशन नहीं बने, इसके लिए हम सब लोग जागरूक रह करके काम कर रहे हैं ताकि राजस्थान के टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स और जब राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने वाला है, आपने समझाया दोनों को? उस पर हम लोगों को निश्चित ही, मुझे दोनों, क्योंकि दोनों ही भाई एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, दोनों से मेरा पारिवारिक संबंध है। मैंने दोनों को चर्चा की और दोनों से कहा, आग्रह करके कहा कि ये जो है इस वाद के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से हमारा विवाद जो है संपत्ति का वो सेटल नहीं होने वाला है। ये एक परंपरा का, व्यवस्था का विषय है, इसको समाप्त करना चाहिए। और दोनों ने मेरी बात का सम्मान किया, मैं हृदयपूर्वक दोनों का इसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप न्यूज़ 18 के मंच पर आए और आप अपनी बात को रखा।